नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार ने रिटेलर्स और होलसेल कारोबारियों को फिर एमएसएमई के दायरे में शामिल कर लिया है। सरकार ने 2017 में गजट अधिसूचना जारी करके थोक और खुदरा कारोबारी गतिविधियों को एमएसएमई से बाहर कर दिया था। इससे पहले ये एमएसएमई के दायरे में ही आते थे, लेकिन एक बार फिर इन्हें एमएसएमई के दायरे में लाकर सरकार ने अपना पुराना फैसला वापस लिया है। रिटेल और थोक कारोबारी संगठन पिछले 4 साल से अपनी कारोबारी गतिविधियों को दोबारा एमएसएमई सेक्टर के तहत लाने की मांग भी कर रहे थे। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट करके इसका ऐलान करते हुए कहा कि एमएसएमई को मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बारे में सरकार की संशोधित गाइडलाइन से अब 2.5 करोड़ रिटेल और होलसेल कारोबारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम यानी एमएसएमई के दायरे में लाने के निर्णय को ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस समूह आपकी नजर में क्या ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है? जी प्रीति जी, देखिए इसमें जो आप कह रही हैं कि 2017 में इनको बाहर कर दिया गया था या अंदर कर दिया गया था। ट्रेडर जब से ये एमएसएमई एक्ट आया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, तब से अभी तक ट्रेडर्स इसमें कभी इंक्लूड नहीं हुए, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड था। एमएसएमई एक्ट जब आया था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी कवर्ड है, ट्रेडर्स को इसमें कभी नहीं लिया गया था। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये एक सही समय पर लिया गया फैसला है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडर्स है वो भी एक सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो एमएसएमई हैं, कोई सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अगर ये ट्रेडर्स नहीं होंगे तो आप बताइए जो सामान है वो बिकेगा कहाँ? आखिर कहाँ बेचेंगे? बना बना के अपने पास रख लेंगे क्या? तो बेचना है, तो ये सप्लाई चेन के लिए जो ट्रेडर्स हैं इनकी भी बहुत अहम भूमिका है। अब बात आती है ये जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसके लिए गडकरी जी ने अनाउंस किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है कि ये एक बहुत बड़ा एक जजमेंट है सरकार का। ये अभी जो फैसला हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 3 तरह के जो लोग हैं, उनको ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और 3 एनआईसी कोड यहाँ बताए गए हैं। एनआईसी कोड 45, 46, 47। उनको ये कहा गया है कि जो होलसेलर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, या अगर आप रिपेयरिंग करते हैं किसी मोटर व्हीकल की या मोटरसाइकिल की, तब भी आप अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा। लेकिन जी इसका फायदा क्या हुआ? इस एमएसएमई यानी जो नया उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन अलाउ करने के लिए इन 3 तरह की कैटेगरी का अभी ये कहा गया है इस 2 जुलाई के नोटिफिकेशन या ऑफिशियल मेमोरेंडम में कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा, इन 3 तरह के जो डेटर्स हैं उनको जो फायदा मिलेगा, तो फायदा ये मिलेगा कि उनका जो क्लासिफिकेशन है लोन का वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन में होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं जितने भी बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, उनके लिए। और यहाँ दिक्कत ये हो गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अब केवल वही एमएसएमई कंसिडर किए जा सकते हैं जिनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। और हमने देखा कि सरकार कहती है कि 6 करोड़ 33 लाख कुछ एमएसएमई है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुए उद्यम पर वो अभी तक 35 से 37 लाख के बीच में है। तो ये बैंकर्स के सामने भी बहुत बड़ी एक समस्या हो गई थी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने उनको कह दिया था कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में केवल उनको कंसिडर आप कर सकते हैं जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। यानी वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पहले कवर करते थे बैंक, अब उनको बाहर कर दिया गया और रिक्लासिफिकेशन करने की जरूरत होगी। मैं समझता हूँ कि इससे काफी मदद तो मिलेगी इन ट्रेडर्स को। एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो एक बात हो रही है नुकसान है, इससे नुकसान तो नहीं है। कुछ और अगर एडिशनल लोग उसमें जुड़े हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। एमएसएमईज को भी जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में, उनको इसका स्वागत करना चाहिए कि अच्छा है जो हमारे वो भी हमारे भाई बहन है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में वो भी हमारे पार्ट ऑफ हमारा बिजनेस है, वो भी हमारा माल बेचते हैं। अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चले गए हैं तो हमारी लेंडिंग पे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि ये एक अच्छा मूव है सरकार द्वारा कि इंटरेस्ट को जो फैसिलिटीज मिली है इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से, वो केवल एक ही मिली है कि उनका जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन में कवर होगा। इसके अलावा एमएसएमई से और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उनको कुछ प्रेफरेंस मिलता है, या डिलेड पेमेंट के लिए उनके लिए कुछ खास फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, और बहुत सारी सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं का फायदा
अभी ये जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, या जो रिपेयरिंग का काम करते हैं मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल में, उनको अभी बिल्कुल ये क्लियर स्पष्ट है कि उन सब स्कीम्स का फायदा अभी इनको नहीं मिलेगा। अभी केवल फायदा यही है कि जो बहुत करीब भी है और एमएसएमई की शायद सबसे बड़ी समस्या भी है, वो है डिलेड पेमेंट की समस्या। ट्रेडर्स तो ठीक है, चलिए काफी कुछ सामान जो है वो नगद बेचते हैं, ओवर द काउंटर बेचते हैं, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो पैसे के लिए भी डिमांड करते रहते हैं, बैंक के लोन के लिए बार बार चक्कर काटते रहते हैं, उसके लिए भी जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि इनका जो पैसा है, जो अपना पैसा है, जो ये सामान बेच देते हैं, वो पैसा वापस नहीं आता समय से, चाहे वो सरकार के कोई डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, या फिर लार्ज कॉर्पोरेट्स हो। ये पैसा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है, एमएसएमई एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि भाई 45 डेज के अंदर अंदर आप इनका पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप इनको इंटरेस्ट दीजिए 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट। हमने देखा है कि ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है, एमएसएमई एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि भाई 45 डेज के अंदर अंदर आप इनका पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप इनको इंटरेस्ट दीजिए 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट। हमने देखा है कि ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। एमएससी बनी है, वहां एक्ट में प्रोविजन है कि भाई 90 डेज के अंदर अंदर आप, अगर कोई आपके पास कोई रेफरेंस आता है तो आप वहाँ सालों लग जाते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट में मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या होता है, वो केस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। ये जो डिलेड पेमेंट की वहाँ सालों लग जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या होता है, वो केस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। ये जो डिलेड पेमेंट की समस्या है, ये अगर दूर कर दी जाए इन एमएसएमईज की, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी मदद होगी शायद। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एक बहुत अच्छा मदद। गवर्नमेंट वायर पेमेंट नहीं कर रहा है 1 साल से, क्या करूं? अगर किसी से मैं यहाँ पे मैंने परचेज़ करा है, उसके हिसाब से इन्होंने बात करा है कि अगर मेरी पेमेंट नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो इसके लिए एक पोर्टल है, मैं आपको वो पोर्टल दिखाता हूँ। ये पोर्टल है जहाँ पे अगर आपकी डिले पेमेंट होती है तो ये मॉनिटरिंग करने का सिस्टम है, ये एमएसएमई वालों की तरफ से है। तो आप यहाँ जाएँ और यहाँ से एक एप्लीकेशन दे दें, फिर ये आपको पैसे मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर टाइम है, क्योंकि अगर आपके रिलेशन ख़राब हो चुके हैं उससे और आपको कोई जरिया नहीं दिख रहा कि पैसे अब नहीं आने वाले हैं, या थोड़ा बहुत आप दबाव बनाना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ये एमएसएमई का जो भी पैसा फंसता है उसे दिलाने के लिए उन्हीं को डेडिकेटेड ये एक बनाया गया है साइट। तो आप इस पर जाएँ, आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें।